नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 150 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे CUET PG और UGC नेट कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगा और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। और कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप भोवेश 10 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो PDF है वीडियो के, इस PDF को भी अगर आप चाहते हैं इस PDF को, तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, पढ़ो तो ऐसे ऐप। उधर जो फ्री नोट्स का सेक्शन है उधर ये PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स आइडिया ऑफ कांस्टेंट चेंज इन्फ्लुएंस्ड प्लेटोज कंट्रास्ट बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस एंड वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। मतलब कौन से थिंकर के जो आइडिया है, क्या आइडिया ऑफ कांस्टेंट चेंज, मतलब जो वर्ल्ड है वो चेंज होता रहता है, ये जो कांस्टेंट चेंज का आइडिया है वो प्लेटो को मतलब कि प्रभावित किया है। और उसके कारण प्लेटो ने एक थ्योरी भी दिया है ना, या वो डिफरेंस कर पाए प्लेटो की वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है। हम जो देख रहे हैं वो एक्चुअल में वैसा नहीं भी हो सकता है ना, उसका जो रियलिटी है वो अलग हो सकता है। हम मतलब रियलिटी एंड अपीयरेंस दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये कर पाए। तो किसके आइडिया है, किससे प्रभावित हुए थे प्लेटो? वो ऑप्शन नंबर 20 हेराक्लिटस। हेराक्लिटस से प्रभावित हुए थे कौन? प्लेटो। तो आइडिया ऑफ कांस्टेंट चेंज याद रखना, हेराक्लिटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ इमॉर्टल सोल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो प्लेटो ने जो इमॉर्टल सोल की कॉन्सेप्ट दिया है ये किससे इन्फ्लुएंस हुआ है? इमॉर्टल सोल क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस हुआ है, या फिर ग्रीक मिस्ट्री रिलीजियंस एंड ऑर्फिज्म से इन्फ्लुएंस हुआ है, या फिर कन्फ्यूशियनिज्म, या फिर एपिक्यूरियन फिलोसॉफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक मिस्ट्री रिलीजियंस एंड ऑर्फिज्म। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक रिटन बाय प्लेटो। तो इनमें से कौन सा बुक प्लेटो का नहीं है? रिपब्लिक प्लेटो की बुक है, मीनो भी प्लेटो की बुक है, एंड द लॉज भी प्लेटो की ही बुक है। ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एक किसकी बुक है? ये जॉन लॉक की बुक है ना, जॉन लॉक की बुक है ट्रू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज प्लेटोज आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज डिस्क्राइब्ड इन द रिपब्लिक। तो प्लेटो की आइडियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? डेमोक्रेसी है, या फिर एरिस्टोक्रेसी है, या फिर ओलिगार्की है, या फिर टायरनी है? तो एरिस्टोक्रेसी को प्लेटो अच्छे गवर्नमेंट मानते थे ना, एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसको याद रखना, एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट। और प्लेटो ने भी क्लासिफाई किया है गवर्नमेंट्स को 5 भागों में, एरिस्टोक्रेसी, टिमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी एंड टायरनी। तो ये आपको PDF में मिल जाएगा, तो आप हमारे ऐप पर जाकर फ्री PDF सेक्शन से ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द केव इन प्लेटोज एलिगोरी ऑफ केव सिंबलाइजेस। मतलब जो प्लेटो ने एलिगोरी ऑफ केव थ्योरी दिए हैं, उस थ्योरी में केव का मतलब क्या है? द मेटेरियल वर्ल्ड एंड इग्नोरेंस, द परफेक्शन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर द नीड फॉर मिलिट्री डिसिप्लिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हमारा जो मेटेरियल वर्ल्ड है और जो हमारे इग्नोरेंस है यही केव है, और इस केव से हमें बाहर निकलना है। कैसे निकलेंगे हम? नॉलेज को प्राप्त करके। ठीक है, हमें नॉलेज गेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच सिटी डिड एरिस्टोटल एस्टेब्लिश्ड हिज ओन स्कूल द लुसियम। तो लुसियम जो स्कूल है, ये लुसियम स्कूल किस सिटी में एस्टेब्लिश किए थे एरिस्टोटल ने? एथेंस में, स्पार्टा में, कोरिंथ में, या फिर थेब्स में? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एथेंस में एस्टेब्लिश किया था, है ना। तो प्लेटो का जो स्कूल का नाम है, प्लेटो के स्कूल के नाम पहले वीडियोस में बताए हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि प्लेटो के स्कूल के नाम क्या है। तो जो एरिस्टोटल के स्कूल है ना लुसियम, उसको ये नाम से भी बोला जाता है,
है ना, पेरिपेटेटिक स्कूल क्यों बोला जाता है, कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ द प्राइम मूवर की जो आइडिया है वो क्या सजेस्ट करता है, एरिस्टोटल की प्राइम मूवर की आइडिया। तो इससे तो पहले ये याद रखना कि प्राइम मूवर का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, एरिस्टोटल से। एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विदाउट ए कॉज, मतलब सब कुछ चेंज होता है कोई कारण के अलावा भी, कोई कॉज नहीं है फिर भी चेंज होता रहता है। देयर मस्ट बी एन अनमूव्ड कॉज and initiates all motion and changes. The universe is eternal and has no beginning. Physical objects do not require a cause. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि एक तरह की अनमूवेबल कॉज है ना, थ्योरी ऑफ कॉजेस दिए है ना, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कॉजेस दिए हैं, वो भी कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, देख लेना। तो ये जो प्राइम मूवर का कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि अनमूवेबल कॉज दैट इनिशिएट्स ऑल मोशन एंड चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर लिविंग एथेंस व्हेयर डिड एरिस्टोटल स्पेंड द लास्ट इयर्स ऑफ हिज लाइफ। जब एथेंस को छोड़ा एरिस्टोटल ने तब कहाँ पर गया था, स्पार्टा में या फिर डेल्फी में या फिर चेल्किस में और अलेक्जेंड्रिया। तो चेल्किस, इसको याद रखना, यहाँ पर गए थे एरिस्टोटल। क्यों एथेंस से भागा था, आपको पता होगा एरिस्टोटल किसके गुरु थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट की गुरु थे। तो जब अलेक्जेंडर की डेथ हो गया तो वहाँ का जो एथेंस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम बदल गया और उसके बाद सिचुएशन खराब हो गया तो प्लेटो को, एरिस्टोटल को वहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थीम ऑफ निकोमेकियन एथिक्स। तो जो निकोमेकियन एथिक्स बुक है प्लेटो की, सॉरी एरिस्टोटल की, उसके तो इस बुक का थीम कौन सा नहीं है, निकोमेकियन एथिक्स एरिस्टोटल की, है ना। द गोल्डन मीन, ये तो पता ही होगा है, गोल्डन मीन है। यूडेमिनिया मतलब कि हैप्पीनेस एंड फ्लरिशिंग ये भी है। एंड वर्चू एथिक्स ये भी है। जो प्राइम मूवर का कॉन्सेप्ट है ना, ये प्राइम मूवर का कॉन्सेप्ट निकोमेकियन एथिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, प्राइम मूवर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो किससे है, मेटाफिजिक्स और एक बुक है मेटाफिजिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच बुक बाय एरिस्टोटल इज कंसिडर्ड द फर्स्ट वर्क ऑफ लिटरेरी थ्योरी। तो एरिस्टोटल एक बुक लिखे थे जिसमें वो लिटरेचर से जुड़ा, मतलब लिटरेरी वर्क था, लिटरेचर से जुड़ा हुआ है वो बुक, है ना, वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो है पोएटिक्स। तो हम जानते हैं एरिस्टोटल बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे, है ना, तो इसलिए वो बहुत ही डाइवर्स फील्ड में बुक्स लिखे थे। तो आपको पता होगा कि एरिस्टोटल के स्कूल में बॉटनी भी पढ़ाया जाता है ना, बॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पोएटिक्स। Which of the following statements about Hobbes social contract is true? तो हॉब्स के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसके बारे में दिया हुआ है। The contract is an agreement between the people and the ruler, है ना, तो ये सत्य है कि नहीं। The contract can be broken if the ruler becomes unjust, अगर जो रूलर है वो जस्टिस अनजस्ट हो जाए, है ना, अनजस्ट मतलब कि जस्ट वर्क ना करे, तब क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को हम ब्रेक कर देंगे। द कॉन्ट्रैक्ट इज ए वन टाइम इररिवोकेबल एग्रीमेंट अमोंग द पीपल, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, इररिवोकेबल है, मतलब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते। द सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को सपोर्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है, होब्स मानते थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना वो इरेवोकेबल है ना, इरेवोकेबल है। क्यों इरेवोकेबल है, क्योंकि एक बार अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, स्टेट के मतलब कि जो सोवरिन हम बनाए हैं, लेवियाथान जिसको होब्स कहते हैं, बना लिया, तो उसके हर बात को हमें मानना पड़ेगा, ताकि वो कुछ भी करे, वो अगर अनजस्ट भी करे तब भी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ नेचर था बहुत ही ज़्यादा खराब था, है ना। सब लोग अपने अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, सब लोग जो ह्यूमन नेचर था, इसलिए हॉब्स मानते थे बहुत ही ज़्यादा सोलिटरी, पुअर, ब्रूटिश, नेस्टी, शॉर्ट, इस टाइप के थे, है ना। तो इसलिए जो
जो सोबरिंग बनाए हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, उसके पास अल्टीमेट ऑथोरिटी है और उसको मानना ही पड़ेगा, और वो हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते, इरेवोकेबल है। और जो एग्रीमेंट है ना, वो पीपल एंड रूरल के बीच में नहीं हुआ है ना, इसको भी याद है, ये लॉक का कॉन्सेप्ट है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फॉर whom all existence is simply a matter in motion। तो किसने ये जो स्टेटमेंट दिया है कि all existence is simply a matter in motion, तो ये हॉब्स की स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर whom of the following science is the fruit of ideal curiosity, philosophy is mere intellectual periphery, the amenities of polite life is tinsel। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये साइंस क्या है, फ्रूट ऑफ आइडल क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी से आता है साइंस। फिलोसॉफी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रेफरी है, एंड द एमिनिटीज ऑफ पोलाइट लाइफ इज टेंसिल। तो ये रूसो की कॉन्सेप्ट है ना, रूसो ऐसा कहते हैं, रूसो की स्टेटमेंट है, इसको याद रखना। Which historical event influenced Hobbes while writing Leviathan? तो कौन सा इवेंट हुआ था उस टाइम पर जो हॉब्स ने देखा था, उसके बाद इन्फ्लुएंस हो के वो लेवियाथन लिखे थे? तो ये था इंग्लिश सिविल वॉर। ओके, इंग्लिश सिविल वॉर के वार को देखने के बाद ये लेवियाथन बुक लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लॉक्स आइडियाज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू व्हिच मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम? तो जॉन लॉक के जो आइडियाज थे ना, जॉन लॉक के जो आइडियाज थे वो कौन से मॉडर्न जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे प्रभावित हुए थे? एब्सोल्यूट मोनार्की को लोग सपोर्ट करते थे? नहीं, लोग ऐसा सपोर्ट नहीं करते थे, है ना, एब्सोल्यूट मोनार्की को। थियोक्रेसी भी नहीं होगा, लिबरल डेमोक्रेसी। लोग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, इसलिए लिबरल डेमोक्रेसी जो मॉडर्न टाइम्स में फॉलो होता है वो लोग के आइडियाज से प्रभावित हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉक्स आइडिया ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जॉन लॉक ने जो प्रॉपर्टी के आइडिया दिए हैं वो राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है प्रॉपर्टी राइट्स, है ना? तो ओनली द गवर्नमेंट कैन ओन प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ जो सरकार है उसके पास ही प्रॉपर्टी होंगे। इंडिविजुअल्स गेन प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू लेबर एंड ओनरशिप, अपने लेबर से प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं इंडिविजुअल्स। प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट, जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्टेट के द्वारा। या प्राइवेट प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये तो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हम कैसे प्रॉपर्टी को पा सकते हैं, ओन कर सकते हैं, कैसे प्रॉपर्टी राइट्स हमें मिलेगा? लोग कहते हैं जब हमारे लेबर को देते हैं, हम लेबर देते हैं, तब हम उसको ओन कर सकते हैं। जैसे एक अगर देखो कि एक बेम्बो है ना, एक बेम्बो है, उस बेम्बो का कोई वैल्यू नहीं है। अगर उस बेम्बो से हम कोई फ्लूइड बनाए तो ये जो फ्लूइड नया बना, ये फ्लूइड के ऊपर हमारे अधिकार बन गया है ना, हम लेबर दिए, तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी को गेन कर सकते हैं ना। तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो ये लॉक का कॉन्सेप्ट है। हम जब लेबर देते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉक्स थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स लेटर इन्फ्लुएंस्ड व्हिच पॉलिटिकल फिलोसोफर्स? मतलब जॉन लॉक ने जो सेपरेशन ऑफ पावर दिए थे ना, सेपरेशन ऑफ पावर 3 ब्रांच में डिवाइड हो गया है ना, क्या एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फेडरेटिव, ऐसा लॉक कहा था जॉन लॉक ने। और उसके बाद इस सेपरेशन ऑफ पावर को मॉन्टेस्क्यू ने 3 भाग में ही डिवाइड किया है, बट जुडिशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया फेडरेटिव के जगह, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम। तो मॉन्टेस्क्यू, इसको याद रखना, सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू ने दिया है, उससे पहले लॉक ने दिया है। ठीक है, ये पीडीएफ में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच पॉलिटिकल मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय रूसोज आइडिया? तो रूसो के जो आइडियाज है वो आइडिया किस पॉलिटिकल मतलब मूवमेंट में इंस्पायर हुआ था, इंस्पायर होकर रूसो के आइडिया से इंस्पायर हुए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो रूसो के आइडिया से इन्फ्लुएंस हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच बुक बाय रूसो डिस्कस
एजुकेशन एंड चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो एजुकेशन के बारे में रूसो ने बताया है ना, तो वो इमाइल है ना, इमाइल्स में एजुकेशन एंड चाइल्डहुड डेवलपमेंट। व्हाट डज हेगेल मीन बाय द एंड ऑफ हिस्ट्री? एंड ऑफ हिस्ट्री हेगेल बताए हैं वो क्या है? एंड ऑफ हिस्ट्री हेगेल के अनुसार द फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। ए पॉइंट व्हेयर एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड फ्रीडम आर रियलाइज्ड, उस जगह पर एंड ऑफ हिस्ट्री होगा जहां पर जिस पॉइंट पे हम एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानेंगे एंड फ्रीडम को हम रियलाइज कर पाएंगे। या फिर द कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ वन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जब एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का डोमिनेंस होगा तब एंड ऑफ हिस्ट्री होगा। या फिर रिजेक्शन ऑफ ऑल हिस्ट्री एज मीनिंगलेस, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो ये जो सी का कॉन्सेप्ट है ना, ये किसकी कॉन्सेप्ट है? ये फुकुयामा ने दिया है ना, फुकुयामा, फ्रांसिस फुकुयामा ने बताया है एंड ऑफ हिस्ट्री 1991 के बाद जब एक आइडियोलॉजी डोमिनेंट बन गया, क्या? लिबरलिज्म। तो ये रूसो की हेगेल की नहीं है, हेगेल की है बी, ऑप्शन नंबर बी, ए पॉइंट व्हेयर एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड फ्रीडम आर रियलाइज, जब हम हमारे एब्सोल्यूट ट्रूथ को जान पाएंगे, फ्रीडम को जान पाएंगे, तब एंड ऑफ हिस्ट्री हो जाएगा। और ये हम कहाँ पर जान पाएंगे एब्सोल्यूट ट्रूथ को और फ्रीडम को? हम रियलाइज कर पाएंगे कहाँ पर? वो जर्मन स्टेट में है ना, जर्मन स्टेट में हम जान पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बी इज द करेक्ट आंसर। हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट द इमांसिपेशन ऑफ द वर्किंग क्लास इज द वर्क ऑफ द वर्किंग क्लास इटसेल्फ, मतलब वर्किंग क्लास इमांसिपेट हो पाएंगे, फ्रीडम गेन पाएंगे, मतलब कि फ्री हो पाएंगे उनके खुद के काम से ही, मतलब द वर्क ऑफ द वर्किंग क्लास इटसेल्फ। तो ये किसकी हो सकता है? मार्क्स की ही होगा, है ना, कार्ल मार्क्स की कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये स्टेटमेंट था, इन हेगेल्स फिलोसॉफी व्हाट इज द वर्ल्ड स्पिरिट? वर्ल्ड स्पिरिट का मतलब क्या है? पहले तो याद रखना वर्ल्ड स्पिरिट हेगेल से जुड़ा हुआ है। ए रिलीजियस एंटिटी गाइडिंग ह्यूमैनिटी, या फिर द डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस थ्रू हिस्ट्री, द डोमिनेंस ऑफ वन नेशन ओवर अदर्स, द रिजेक्शन ऑफ फिलोसॉफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि द डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस। जो कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होगा कैसे? हिस्ट्री से, वही वर्ल्ड स्पिरिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच फ्रेज बेस्ट समराइजेज मार्क्सेस विजन ऑफ ए कम्युनिस्ट सोसाइटी? तो मार्क्स ने जो कम्युनिस्ट सोसाइटी के बात किए हैं तो उसमें क्या, किसकी बात किया है, कौन चीज की ज्यादा जोर दिया है समराइज अगर करना चाहे तो मार्क्स की कम्युनिज्म को? माइट मेक्स राइट, या फिर फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, द इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट, या फिर मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन द चैन। तो ये तो रूसो की रूसो की कॉन्सेप्ट है, मैन इज बोर्न फ्री एवरीवेयर ही इज चैन। एंड इनविजिबल हैंड ये एडम स्मिथ की कॉन्सेप्ट है ना, लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है। और ये जो बी, ऑप्शन नंबर बी है, ये करेक्ट आंसर है कि मार्क्स कहते हैं जिसकी जितना जरूरत होगा उसे उतना मिलेगा ना, अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, कितना उसका एबिलिटी है, और अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, कितना उसकी जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डज मार्क्स मीन बाय बुर्जुआजी? तो बुर्जुआजी का मतलब क्या है मार्क्स के हिसाब से? द वर्किंग क्लास, या फिर द कैपिटलिस्ट क्लास दैट ओन्स द मास प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, द मिडिल क्लास, या फिर मिलिट्री रूल एलिट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं उन लोगों को बुर्जुआजी कहा जाता है ना। तो जो वर्किंग क्लास है उसको कहा जाता है प्रोलेटारियत, है ना, प्रोलेटारियत बुर्जुआजी। मार्क्स डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू हाउ मेनी मेजर स्टेजेस? तो मार्क्स ने हिस्ट्री को डिवाइड किया है ना बहुत सारे स्टेजेस में। तो कितने स्टेजेस में डिवाइड किया है? 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। कितने? 5 स्टेजेस में। और वो स्टेजेस क्या क्या है? वो स्टेजेस है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो मार्क्स कहते हैं कि जब प्रिमिटिव कम्युनिज्म, प्रिमिटिव सोसाइटी था उस टाइम कोई क्लास नहीं था, कोई क्लास डिवीजन नहीं था, कोई स्टेट भी नहीं था, है ना। और स्टेट भी नहीं था, क्लास डिवीजन नहीं था, तो सब लोग अच्छे से रहते थे। फिर जब स्लेव सोसाइटी आया तो क्लास डिवाइड हो गया, 2 क्लास आए। एक है स्लेव ओनर्स जो स्लेव को ओन करते थे, रूलिंग क्लास थे,
और स्लेव्स जो एक्सप्लॉइट होते थे, जो स्लेव किसी दूसरे के अंडर रहते थे। क्लास डिवाइड हो गया, और क्लास डिवाइड हुआ तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। फिर फ्यूडलिज्म आया, फ्यूडलिज्म में भी दो क्लास थे, है ना, लैंड ओनर्स जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे एंड शार्प जो पीजेंट थे, दोनों के दोनों दो क्लास होंगे तो फिर एक्सप्लॉइटेशन होगा। फिर कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म में भी दो क्लास आया, एक बुर्जुआजी जो कैपिटल ओनर थे, है ना, जिनके पास बहुत मतलब कि मनी है, पावर है, इंडस्ट्रीज है, और प्रोलेटारिएट जो वर्किंग क्लास है, जो काम करते हैं। फिर मार्क्स ने बोला कि जब कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रिवोल्यूशन होगा, उसके बाद धीरे धीरे डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट आएगा, और उसके बाद कम्युनिज्म आएगा। और कम्युनिज्म जब आएगा तब क्या होगा, कोई भी क्लास नहीं होगा, एक क्लासलेस सोसाइटी होगा, और उधर कोई स्टेट भी नहीं होगा, है ना, स्टेटलेस सोसाइटी। और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कलेक्टिवली ओन किए जाएंगे, सभी लोग ओन करेंगे कलेक्टिवली। और किसको कितना मिलेगा, जो रिसोर्सेस है, अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू हिज विल, है ना, अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, उसके नीड्स से और एबिलिटी के हिसाब से सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन इससे ही खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को फॉर नेक्स्ट वीडियोस। एंड PDF के लिए आप हमारे ऐप पढ़ोते से विजिट कर सकते हैं।